हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्रस्तावना क्या है और जितने भी प्रस्तावना के अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्म हुई हैं उनका मीनिंग देखेंगे कि किसका क्या मीनिंग है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना प्रस्तावना का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का सार या निचोड़। हमारे संविधान का जो सार है, निचोड़ है, वो सारा प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है। इंग्लिश में प्रिएम्बल कहते हैं, हिंदी में प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अब एक ध्यान देने लायक बात है कि जो B.R. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने आर्टिकल 36 जो आर्टिकल 36 है उसको संविधान की आत्मा कहा है। अगर पूछे कि B.R. अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है तो आर्टिकल 36, और ये बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, जैसे संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है। अगर भाग आए तो प्रस्तावना, और कौन सा आर्टिकल संविधान की आत्मा है, आर्टिकल 36। तो भाग बोले तो जो प्रस्तावना प्रिएम्बल है वो संविधान की आत्मा है, और आर्टिकल बोले तो आर्टिकल 36। अब प्रस्तावना क्या बताती है कि भारतीय संविधान को जो भी शक्तियाँ हैं हमारे संविधान को, वो उन सब का स्रोत हम सब भारतवासी हैं। मतलब संविधान को जितनी भी शक्तियाँ मिली हैं उसका स्रोत हम सब भारतवासी हैं, ये प्रस्तावना बताती है। अब देखते हैं प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है, यानी कि एक जैसे सुझाव देना कि एक संविधान में प्रस्तावना भी होनी चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था? ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब दिया था? ये सुझाव दिया था, ये प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। और ये प्रस्ताव पारित कब हुआ? ये प्रस्ताव पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। और प्रस्तावना को अपनाया गया कब? अपनाया गया 26 नवंबर 1949। तो इससे क्या पता चला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव का सुझाव दिया, मतलब प्रस्ताव पेश किया। वो कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। और ये प्रस्ताव पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। और हमारी जो प्रस्तावना वो लागू हुई वो कब हुई? 26 नवंबर 1949 को। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ये प्रस्ताव पारित किया था कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए, इस प्रस्ताव को क्या बोलते थे? इस प्रस्ताव को बोलते थे उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है, मतलब प्रस्तावना में जिस प्रकार के विचार हैं, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है उद्देश्य, मतलब कंसेप्ट, प्रस्तावना का कंसेप्ट लिया गया अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रस्तावना में जो इम्पोर्टेंट वर्ड यूज हुए हैं उनका क्या मतलब है, उनको समझेंगे। तो देखो, प्रस्तावना में एक वर्ड यूज हुआ है सोवरेन। सोवरेन का मतलब है संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता संपन्न मतलब संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता संपन्न का क्या मतलब होगा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, किसी के भी दबाव में आकर कोई काम नहीं करेंगे। हम अपनी मर्जी से या जो देश के लिए सही होगा वो काम करेंगे, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। ये संप्रभुता या सोवरेन का मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। समाजवादी का मतलब है कि सरकार जो कोई भी कानून बनाएगी या जो कोई भी काम करेगी वो इस उद्देश्य को ध्यान में
रख कर करेगी कि उससे समाज के हर व्यक्ति को लाभ हो, हर व्यक्ति का फ़ायदा हो, हर व्यक्ति की तरक्की हो। तो समाज के हर वर्ग या हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर कोई भी देश में काम किया जाएगा। समाजवादी का, सोशलिस्ट का ये मतलब होगा। नेक्स्ट वर्ड है सेकुलर। सेकुलर का क्या मतलब होता है? सेकुलर का मतलब होता है कि पथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, कि मतलब जो सरकार जो भी काम करे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार, क्योंकि एक धर्म को कभी भी सरकार प्रायोरिटी नहीं देगी। सरकार का यही काम होगा कि सभी धर्मों को इक्वल समझे और धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करे। तो सेकुलर का मतलब होगा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, नो हस्तक्षेप। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल में आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है कि जनता का ही शासन होगा। जो जनता अपने प्रतिनिधि चुन के भेजेगी सरकार में, वो ही सरकार को चलाएंगे और वो ही नियम कानून बनाएंगे, उनके अनुसार ही देश चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब जनता ने जो प्रतिनिधि चुना, जो नियुक्ति या प्रतिनिधि, ये प्रतिनिधि जिसकी नियुक्ति करेंगे, जैसे मान लिया राष्ट्रपति, वो भी सरकार में अपना योगदान दे सकता है। तो रिपब्लिक का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति से समझ सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती, लेकिन जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे मंत्री हो गए, लोकसभा के मंत्री, राज्यसभा के मंत्री, ये सब, और हमारी जो विधानसभा है उसके मंत्री, ये सब मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इसलिए रिपब्लिक में राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारी प्रियम्बल में 3 टाइप के जस्टिस यानी 3 टाइप के न्याय की बात की गई है। जस्टिस मतलब न्याय। 3 टाइप का कौन सा न्याय? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। मतलब सोसाइटी के तौर पर, मतलब समाज में सबको इक्वल न्याय मिले, और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक तौर पर सबको इक्वल न्याय मिले। ये नहीं कि कोई ज़्यादा अमीर है उसको अलग से न्याय मिलेगा, कोई गरीब हो उसको अलग से नहीं, न्याय सबके लिए इक्वल रहेगा। और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक तौर पर भी सबको, ये नहीं कि कोई मंत्री है उसको अच्छा न्याय मिलेगा, कोई नहीं मंत्री है उसको अलग से न्याय मिलेगा, नहीं। न्याय सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तौर पर मतलब इक्वल रहेगा, समान रहेगा सबके लिए। और लिबर्टी, प्रस्तावना में 5 टाइप की लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। 5 टाइप की लिबर्टी, 5 टाइप की स्वतंत्रता। 5 टाइप कौन सी? थॉट, अपने मतलब विचारों की स्वतंत्रता हो सकती है, कुछ भी विचार कुछ भी सोच सकते हैं, ये हर इंसान को स्वतंत्रता है इस चीज़ की। एक्सप्रेशन मतलब उनके मन में जो कुछ है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं किसी को भी, तो एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बिलीफ, कुछ भी विश्वास रख सकते हैं किसी में भी, कि कोई विश्वास रखे किसी चीज़ में, कोई किसी चीज़ में, तो कोई धर्म में विश्वास रखे कोई ना रखे, कोई कौन से धर्म में रखे कोई ना रखे, तो इस चीज़ की भी हमारे संविधान में स्वतंत्रता है। फेथ, फेथ का मतलब वही हो जाता है कोई कौन से धर्म को माने, कोई कौन से धर्म को माने, तो हर कोई स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने के लिए, उनको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप ये पर्टिकुलर धर्म मानो। नेक्स्ट है वर्शिप, कोई किसी की भी पूजा कर सकता है, कोई जिसका जो मन करे किसी देवता की, किसी की पूजा कर सकता है, इसकी उसको स्वतंत्रता रहेगी। नेक्स्ट प्रियम्बल में इक्वलिटी, 2 टाइप की इक्वलिटी, 2 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, एक स्टेटस और एक अपॉर्चुनिटी। मतलब इक्वल अवसर दिए जाएंगे हर किसी को, ये नहीं किसी को ज़्यादा अवसर मिल गए, हर किसी को इक्वल अवसर दिए जाएंगे हर फील्ड में। और एक है स्टेटस, एक ओहदे के अनुसार, मतलब किसी का क्या पद है उसके अनुसार किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल रखा जाएगा। नेक्स्ट है फ्राटर्निटी। फ्राटर्निटी मतलब बंधुता की भावना, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब हर इंडिविजुअल, हर एक की डिग्निटी, सम्मान का ध्यान रखा जाएगा, और हर एक मतलब जो नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी है, मतलब एकता और अखंडता, मतलब सब मिलजुल के रहेंगे एकता से
और अखंडता मतलब जो जिसको तोड़ा ना जा सके, अनडिवाइडेड, तो इसका जिक्र किया गया है संविधान में, मतलब इसमें प्रियम्बल में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो इसमें ये लिखा गया है कि कब इसको अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अब देखो जो प्रियम्बल है इसमें 3 वर्ड हैं, एक है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये इस प्रस्तावना में पहले नहीं थे, इनको जोड़ा गया 1976 में, बाद में जोड़ा गया है इन शब्दों को। कौन से 42nd अमेंडमेंट, मतलब जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत इन 3 वर्ड को जोड़ा गया है। बाद में संविधान इसमें प्रस्तावना में ये 3 वर्ड पहले नहीं थे इसमें, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब एक था बेरुबारी केस। बेरुबारी जगह है पश्चिम बंगाल में, उससे रिलेटेड था, जिसमें जो ये है प्रियम्बल है प्रस्तावना, इसको संविधान का अंग ही नहीं माना गया था। ये नहीं माना गया था कि ये संविधान में है। 1960 का है ये केस, तो इसमें प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। उसके बाद आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 में। इसमें क्या किया, जो प्रस्तावना है इसको न सिर्फ संविधान का हिस्सा माना, बल्कि इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है। बेरुबार केस में जो रेड क्लिफ ने दिया को लॉर्ड डलहौजी ने ये जिम्मेदारी दी थी कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो रहे थे, तो रेड क्लिफ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप बाउंड्री खींच दीजिए कि कहाँ तक इंडिया रहेगा और कहाँ तक पाकिस्तान रहेगा। तो अब जो बांग्लादेश है, पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ पर उसके पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पड़ता है ये बेरुबारी। तो रेड क्लिफ ने क्या गड़बड़ कर दी थी, क्या केशवानंद भारती केस था, पूरी डिटेल में हम कोई और वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि ये बहुत लंबा केस है। अगर देखा जाए तो केशवानंद भारती आज तक का लॉन्गेस्ट केस है, लॉन्गेस्ट केस। और इसमें सबसे ज़्यादा जज बैठे थे, सबसे ज़्यादा संवैधानिक पीठ अगर किसी की है तो केशवानंद भारती की, 13 जज थे इसमें। ये किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, वो है हमारा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत क्या है, हमारी जो प्रस्तावना है हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, मतलब कुछ और ऐड करना हो या कुछ घटाना हो तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।